स्वाभिमान आंदोलन के आज का जो हम लोगों की खास पेशकश है और खास चर्चा जो है, उसमें मैं समझता हूँ अगर हम कहेंगे तो बात कुछ लगेगा कि हम बहुत ये बढ़ा-चढ़ा के बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीज़न का जो हम लोगों ने जितनी चर्चाएँ की है, बहस की है, इलेक्शन और इलेक्शन से पहले और अभी तक में, मुझे लगता है कि आज के हमारे दिग्गज मेहमान हैं, प्रोफ़ेसर संजय द्विवेदी जी। मीडिया के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि एक जाने-माने नाम हैं। बच्चों को मीडिया में तैयार करना और एक लीडरशिप का एक उनमें एक मद्दा और एक लीडरशिप का जो ये है पोटेंशियल है उसको बनाना और संजय जी ने अपने पूरे 10-15 साल के का जो लाइफ स्पैन है इस मीडिया संस्थान से जुड़ने का और आज की तारीख में वो डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया आईएमसी के हैं। देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित संस्थान जो मीडिया के हैं उनके अब डायरेक्टर जनरल हैं। इससे पहले जो माखनलाल चतुर्वेदी इंस्टीट्यूट में थे तो उन्होंने भी बतौर वाइस चांसलर एक शैक्षणिक परंपरा से जो स्टैंडर्ड बनाया था और मीडिया संस्थान में बच्चों को लाके और उनको टेलीविजन और प्रिंट के लिए जितना प्रोडक्ट उन्होंने दिया है और जो मेडल दिया है, शायद हिंदुस्तान इनको हमेशा इस चीज़ के लिए सैल्यूट करेगा। जो उस तरह के डिसिप्लिन और इस तरह के डिसिप्लिन लोग, पोटेंशियल लोग और इस तरह से काबिल लोग जो जर्नलिस्ट की एक पौध तैयार करना, अपने आप में देश के लिए एक नई सेना तैयार करना होता है, जो देश के नब्ज को समझते हुए डेमोक्रेसी का जो एक डीप रूटेड डेमोक्रेसी हमारा उसको रिस्पेक्ट करते हुए, विधान और संविधान का आदर करते हुए उस परंपरा से आगे बढ़े, ये तैयार करना और किसी इंस्टीट्यूट के लिए और किसी गुरु के लिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में बहुत बड़ी चुनौती है और इन चुनौती के बीच संजय जी ने अब तक जितना भी उनको रोल मिला है, उसको बखूबी निभाया है। अभी आईएमसी में भी इनकी अभी आए पिछले साल ये जॉइन किए हैं, इसी साल में शायद जॉइन किए हैं और आईएमसी का अपना जो एक परंपरा है, अपना एक ट्रेडिशन है, एक लंबा रिकॉर्ड है और बहुत शानदार जो टेलीविज़न में अभी जितने हम बच्चे अभी लोग देखते हैं सीनियर्स में और जूनियर्स में, मैक्सिमम लोग आईएमसी के होते हैं और उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और उस संस्थान से जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, उस परंपरा को संजय जी बराबर बनाते रहे हैं और उस संस्कार को पालित-पोषित करते रहे हैं। तो हमारे बीच संजय जी हैं, संजय जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला हम लोग के लिए और आपका नमस्कार वेलकम विनोद जी। खुशामदीद। विनोद सर जी नमस्कार, मैं आभारी हूँ आपका। आज हमारे साथ और 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। मैनेजिंग एडिटर हैं हमारे साथ टेलीविज़न के, वो भी काफ़ी बहुत धुरंधर आप कह सकते हैं और आसिफ कुणाल जी हैं और वासिंद्र जी ने भी समय दिया हुआ है। वासिंद्र जी का भी एक अच्छा नाम है टेलीविज़न में और उन्होंने अच्छा काम किया है। बतौर जी से और टीवी नेटवर्क से 18 से बहुत अच्छा उनका अपना ये रहा है। तो हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं कि सर आप अभी पिछले साल जॉइन किया आईएमसी में और उसके बाद लगातार लॉकडाउन और पैंडेमिक का सिचुएशंस है। लेकिन एक चीज़ जो रोज़ आप 2-4 होते रहे होंगे, जो मीडिया के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती बनी है, वो चुनौती बनी है सोशल मीडिया का फेक न्यूज़। और जिस बात को लेके ये पूरे देश में एक अंदेशा था सोशल मीडिया के पेनिट्रेशन से और मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़े आकार लेने के बाद कि इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल होगा वो मेन स्ट्रीम मीडिया का होगा। तो सर ये जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? ये स्वाभाविक चैलेंज है या फिर ये एक बबल है जो अपने आप छट जाएगा थोड़े दिन के बाद? आदरणीय विनोद जी, मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ आज मुझे इस मंच पर जुड़ने और बात करने का मौका मिला। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने इतनी लंबा आपका अध्याय रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, इतनी लंबी सेवाएं आपने दी हैं और अनेक पत्रकारों को तैयार किया है। हम लोग तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से तैयार करते हैं, पर असली प्रशिक्षण तो जाकर संस्थानों में होता है, जो आप सबने दिया है। और आज के इस मौके पर आपसे बातचीत करते मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है और मैं थैंक यू आपके सर। प्रति अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं अमित जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस मंच पर मुझे बुलाया और मुझे बातचीत करने का मौका दिया। विनोद जी, जैसा आप कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ का जो मामला है, ये दरअसल येलो जो जर्नलिज्म है, येलो जर्नलिज्म का ही विस्तार है एक तरह से, पीत पत्रकारिता के एक तरह से विस्तार है। वर्ष 2019 में माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्वे रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं को फर्जी खबरों का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। दुनिया के जो 22 देशों में सर्वेक्षण हुए, उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 64% जो भारतीय है, वे फर्जी खबरों का सामना कर रहे हैं। और ये चिंता की बात इसलिए भी है
क्योंकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 57% का है, 57% का है। दुनिया का आंकड़ा 57% है और हमारा आंकड़ा 64% है। यानी दुनिया में फर्जी खबरों का सर्वाधिक व्यापार अगर कहीं फल फूल रहा है तो वो भारत है। इसलिए हमारे विशेष चिंता से देखने की जरूरत है, क्योंकि हम एक अलग किस्म के देश हैं, जहां की परंपरा, जहां की संस्कृति, जहां की स्वयं की पत्रकारिता, हमारे यहाँ येलो जर्नलिज्म की कोई वो नहीं रही। हमारे यहाँ तो हमारी पत्रकारिता तो स्वतंत्रता आंदोलन से अनुप्राणित रही है, जहां महान पत्रकारों ने, महान समाज सेवियों ने पत्रकारिता को सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन के हित में यूज किया। हमको येलो जर्नलिज्म करने वाले देश कभी नहीं रहे, और हमारे यहाँ कभी भी पत्रकारिता जो है बहुत व्यवसायिक हितों के लिए भी इस्तेमाल नहीं होती रही। और देखिए कि जो पहला अखबार हिंदुस्तान का निकलता है, उसके जो संपादक है पंडित युगल किशोर शुक्ल, कलकत्ता से अखबार निकालते हैं, उसमें लिखते हैं उद्देश्य अपना उदंत मार्तंड का, हिंदुस्तानियों के हित के हेत। ये अपने आप में एक बात है कि हम किस लिए पत्रकारिता में आए हैं, पत्रकारिता के हमारा उद्देश्य क्या है। आप देखिए कि भारत इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के सबसे बड़े बाजार के तौर पर विकसित हुआ है। अमेरिका की जो सिस्को कंपनी है वो हमें बताती है कि वर्ष 2021 तक भारत में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद दोगुनी होकर 83 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। 83 करोड़ छोटी मोटी संख्या नहीं है। और इसके अलावा 2022 तक भारत में इंटरनेट डाटा की खपत आज के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप विनोद जी देखिए कि कितना जबरदस्त समय हिंदुस्तान का है। और भारत में जो फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद लगभग 30 करोड़ है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग 20 करोड़ हो चुकी है। ट्विटर के उपभोक्ताओं की जो तादाद बढ़कर 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है। और इन तीनों के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। इन्हीं तीनों माध्यमों से फेक न्यूज फैल रही है, भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये माध्यम जैसे जैसे विकसित हो रहे हैं, ये माध्यम जैसे जैसे विस्तार ले रहे हैं, इनका बाजार जैसे जैसे बढ़ रहा है, फेक न्यूज उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है। फेक न्यूज को फैलाने में मुख्य धारा की पत्रकारिता का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। हम लोग बिलावजा दुखी होते रहते हैं, हमारा योगदान नहीं है, आपका योगदान नहीं है, 2-4-5% होगा हमारा। पर मैक्सिमम जो ये 64% का आंकड़ा दिख रहा है, जो फर्जी खबरों का व्यापार चल रहा है, ये इन्हीं 3 माध्यमों से चल रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ये बाजार निरंतर बढ़ता जाने वाला है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और उस पर सोचना पड़ेगा। सर, आपने हम जैसे पत्रकारिता के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपने बहुत तरीके से आपने पत्रकारिता के इस बैकग्राउंड का, पत्रकारिता के इतिहास और पत्रकारिता का जो संघर्ष है, सब चीज आप इस 1 मिनट में आपने कह दिया। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है, मैं माफी चाहूंगा और बड़े अदब के साथ मैं उस चीज को आपके सामने रखना चाहूंगा सर, कि जिस पत्रकारिता को आपने एक मिशन कहा था, जो स्वतंत्रता संग्राम में या स्वतंत्रता आंदोलन में, उस मिशन के तरफ गांधी जी भी खुद एक संपादक थे अपने, तिलक जी संपादक थे, और ऐसे कई जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपने अपने अखबार के संपादक थे। तो उन्होंने, उनका एक मिशन था अखबार। और आज जो टेलीविजन हो या प्रिंट अखबार हो, वो सारे जो है एक प्रोफेशन में तब्दील हो गया। और सर, प्रोफेशन के आने के साथ ये बात तो तय है कि हम बाजार से गाइड होने लगे। और आज जो मिशन और प्रोफेशन की जो दूरी है और जो एक डिस्टेंस बना है, वो सर सामने में दिख रहा है। आप जब, हम किसी अखबार के, बड़े अखबार का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप अगर देखेंगे कि इसी किसान आंदोलन में जब आप देखेंगे कि जिस तरह से नैरेटिव्स को लेके खबर जिस तरह से बनाई जाती है, उसमें जो बेसिक एजेंडा था, बेसिक फिलोसफी जो थी किसी चीज का, एक रिफॉर्मेशन का, वो पीछे छूट जाती है और एजेंडा आगे बढ़ जाती है। और ये अंग्रेजी अखबार ने भी ये सब काम किया है। मैं इस चीज के बहस में हम लोग नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ आपसे जानना चाहेंगे सर। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये मैं जानना चाहूंगा कि सर, एक कहा जाता है ना कि एक ट्रायंगल शेपेड है प्रोपेगेंडा को और आग को, आग के बारे में कहा जाता है। जैसे आग जलने के लिए 3 चीजें जरूरी है कि जब आप आग के को संपर्क से उसको फैलाते हैं तो उसको पहले फायर चाहिए, उसको हीट चाहिए, फ्यूल चाहिए, और ये तीनों मिलता है तो उसके बाद आग जो है अपना लहर एकदम फैला देते हैं अपने तरीके से। उसी तरह से झूठ भी इसी तरह से है, जिसका सीधा सीधी जो एक टूल्स है, नेटवर्क, सोशल नेटवर्क है, उसके बाद जो टूल्स है, और उसके बाद जो उसका फेक न्यूज का मटेरियल, ये कंपोनेंट्स मिलके सबसे असरदार जो खबरों के मामले में, जिसको आप कह सकते हैं, जो सोशल मीडिया ने अपने बड़े जो डेटा आपने दिया है, मुझे लगता है कि आज इंडिया की हालत ये है सर कि आज इस इलेक्शन से पहले 2019 के इलेक्शन में एक सोशल मीडिया का एक सर्वे आया था सर, तो 50% इंडिया के लोगों के पास में
सोशल के पास में आपका स्मार्टफोन है, तो 50 अगर परसेंट का जो वोटर्स है उसके हाथ में अगर स्मार्टफोन है सर, और उसमें उसके जो है आधे से अधिक लोग सोशल मीडिया पे पूरी तरह से एक्टिव है, तो इतने लोग अगर एक्टिव हैं तो जाहिर सी बात है कि खबरों को लेके जो इम्पैक्ट पहले टीवी का और प्रिंट का था वो आज की तारीख में सोशल मीडिया का हो गया है, क्योंकि 18 से 24 साल या 30-32 साल की उम्र का लोग आप देखें जो सोशल मीडिया जिसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, उसकी बड़ी आबादी आप आज की तारीख में फेसबुक और पे एक्टिव है, ट्विटर पे एक्टिव है और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। इस हालत में सर कितनी बड़ी चुनौती है जब आप हर साल एक हजारों बच्चे को तैयार करते हैं आप, तो उनके सामने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि आप कैसे फेक न्यूज को और एक जो इंटेंशन है उसमें जो खबरों के को लेके उन चीजों से कैसे सतर्क रहें और कैसे जागरूक जो पाठक है वो इस चीज को समझे कि ये फेक है, इसको कैसे समझेंगे सर? देखिए विनोद जी, मेरा मानना है कि हमें फेक न्यूज को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि फेक न्यूज अकेली नहीं आ रही है। फेक न्यूज आ रही है, हेट न्यूज आ रही है, समाज को तोड़ने की गतिविधियां हो रही हैं। समाज को तोड़ने के साथ साथ भारत को तोड़ने की गतिविधियां भी हैं। इसके अलावा एजेंडा सेटिंग भी है। और मेरा मानना है कि हमें फेक न्यूज पर मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड की तरह बहुत सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। मलेशिया का जो कानून बना है विनोद जी, आप आश्चर्य करेंगे। मलेशिया के कानून के मुताबिक फेक न्यूज की वजह से अगर मलेशिया या मलेशियाई नागरिकों का नुकसान होता है तो इसको फैलाने पर करीब 1,23,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 90 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। आप सुनिए आंकड़ा क्या है। और 6 साल की सजा हो सकती है। फिलीपींस में गलत जानकारी फैलाने वालों को 20 साल तक की कैद का प्रावधान करने की तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी इस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ क्या लोग प्रतिबंध को लेकर बड़े एलर्जिक है, उनको आपातकाल की यादें आनी शुरू हो जाती है। आप देखिए आपातकाल का समय अलग था, आज समय अलग है। आज हर व्यक्ति जो है कम्युनिकेटर बनकर, हर व्यक्ति पत्रकार बनकर जो माहौल खराब कर रहा है उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में फैक्ट और फिक्शन दोनों एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, ये चिंता की बात है। मैं इस वाक्य को सुनिए आप विनोद जी, फैक्ट और फिक्शन दोनों एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। इसको सोशल मीडिया का दूसरा अवतार कहा जा रहा है। एक अमेरिका के बहुत मशहूर लेखक हुए निकोलस कार, उनकी किताब है द शैलोज। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि इंटरनेट के इस्तेमाल के कारण हम अपने दिमाग का प्रयोग बहुत कम करने लगे, क्योंकि हर सामग्री हमको इंटरनेट पर उपलब्ध है और इस वजह से तार्किक विश्लेषण करने की जो हमारी क्षमता है वो घटती जा रही है और हम चीजों पर आसानी से भरोसा करने लगे हैं। देखिए किसी सुनियोजित अभियान के तहत ही एक के बाद एक जो है सोशल मीडिया की खबरें जो हमको भेजी जाती है, फेक न्यूज एक कैंपेन की तरह चलता है। फेक न्यूज हमको एक के बाद एक मिलनी शुरू होती है। कई बार अनदेखा करने के बाद हम उसको सच मानने लगते हैं और दूसरों को भी फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं और यही फेक न्यूज के अभियान को सफल बनाने का कारण है। जो समाचार वेबसाइटें हमें एकदम असली और प्रामाणिक दिखती हैं, वे भी झूठ और दुष्प्रचार के मकसद से डिजाइन की गई है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी की तरह कहना चाहता हूं। बहुत प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी है बज़फीड, उसने फेसबुक के 6 बड़े पेजों की 1000 पोस्ट का सर्वे किया विनोद भाई, और इस सर्वे में पता चला जिन पेजों पर सच्ची खबरों का अनुपात सबसे कम था उन्हें सबसे ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स प्राप्त हुए। इन पेजों पर 38% खबरें या तो सच या झूठ का मिश्रण थी या पूरी तरह उसमें झूठ लिपटा हुआ था। इससे हमें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग से मिले थे, उस दौरान उन्होंने एक सेशन में हिस्सा भी लिया था जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया की चर्चा की गई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खबरों को फॉरवर्ड करने का जो फैशन है उस पर वेरिफिकेशन की संभावना होना जरूरी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एजेंडा सेटिंग का जो कारोबार चल रहा है, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हम पत्रकारों ने अपने आप को बिलावजा अपराधी मान लिया है। इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है, इसमें पत्रकारों को कोई दोष नहीं है। आप ये देखिए कि आज संकट क्या हो रहा है कि 2 शब्द आपने सुने होंगे विनोद जी, एक है जर्नलिस्ट, एक है एक्टिविस्ट। 2 अलग अलग लोग हैं।
जर्नलिस्ट की भूमिका अलग है, एक्टिविस्ट की भूमिका अलग है। एक्टिविस्ट आज अचानक पैदा नहीं हुए, ये पहले से हैं, पर वो पत्रकारिता के मंच पर नहीं आते थे, वो आंदोलन करते, धरना देते थे, अपना एनजीओ चलाते थे, अपने सामाजिक आंदोलनों का काम किया करते थे। आज जो एक्टिविस्ट हैं वो जर्नलिस्ट का वेश धर के जर्नलिज्म के अंदर प्रवेश कर गए, मीडिया के अंदर प्रवेश कर गए, इसकी ताकत को देखते हुए इस नाते संकट खड़ा हो रहा है। आज ये जर्नलिस्ट नहीं कर रहा है सर, ये जर्नलिज्म में घुसाए जो एक्टिविस्ट हैं, जो जर्नलिज्म में घुसाए हुए एक्टिविस्ट हैं, वे इस माहौल को गंदा करने का काम कर रहे हैं। मैं एक्टिविस्टों से निवेदन करूंगा वो एक्टिविज्म करें, जर्नलिज्म का काम हमारे विनोद जी जैसे लोगों के लिए छोड़ दें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं लेकिन एक चीज इसमें संशोधन चाहूंगा आपके जो एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के बीच में। सर मैं किसी चीज पे आरोप नहीं लगा सकता, इतनी बड़ी हैसियत नहीं हुई है मेरी, लेकिन मैं जो 30 साल के इस जर्नलिज्म को हम लोगों ने जो करीब से देखा है, उसमें जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल जर्नलिज्म के नाम पे एक एक्टिविज्म ही हुआ है सर। इसमें जिस तरह से इंटरप्रिटेशन हुआ है और नैरेटिव्स हुए हैं, इसका भी खामियाजा इस देश में भुगता है कि आप हर चीजों को, खबरों को आप परसेप्शन में डालते हैं, और परसेप्शन उसका आपका होता है जिसमें उसमें समाज का कोई लेना देना नहीं होता है। हमने अपने जिंदगी में अपने ज्ञान से सर, हमने अंग्रेजी अखबार को पढ़ के ही जर्नलिज्म को सीखा है, हिंदी अखबार हम लोग कम ताल्लुक रखते थे उन चीजों से, लेकिन हमें जो परसेप्शन के बेस्ड ही वो सारे नैरेटिव्स बताए गए थे। हमारा देखने का जो नजरिया है वो हमें एक संस्कार में डाल दिया गया था। तो ये भी सर एक्टिविज्म का ही रूप है। इसको बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एडिटर बन के उस तरीके से अपने को जर्नलिज्म में उसको नाम डाल दे सर, लेकिन उसमें एक्टिविज्म का ही ज्यादा फॉर्मूला था। ये आप किसी चीज को, उसी चीज में, इसी मीडिया में, इसी दिल्ली में सर, एक चीज को आप अछूत मान लेते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, और एक चीज को आप एक सेकुलर मीडिया में आप इसको रख लेते हैं। तो ये चीजें हुई है, और ये एजेंडा सेटिंग ये आज का नहीं है, ये चीजें लोग पिछले 30-40 साल से करते रहे। मेरा सर इसमें एक निवेदन था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की बात होती है, जो आपने कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, कोई भी कुछ भी बगैर कोई रीचेक किए हुए, बगैर उसको कोई काउंटर किए हुए डाल सकता है अपना इन्फॉर्मेशन, और बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है चीजें। सर इसकी कैपेसिटी ये है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से डेटा कलेक्टर है। आप जितना इंडिया में अगर 35 से 40 करोड़ लोगों के का जो डेटा है वो सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा, किसी एड एजेंसी के लिए वो सबसे बड़ा एक यूनिट है। तो हमें बेचा जा रहा है। ये जिस दिन हमारे नई पीढ़ी के लोग समझेंगे कि हम सोशल मीडिया पे आने के साथ किसी एड एजेंसी के एक यूनिट है, कि इकाई है। जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं और अपना कोई इंटरेस्ट शो करते हैं, तो अगले 2 मिनट में आपको उसी वीडियो, उसी टाइप की सारी चीजें आपके पास आने लगती है। इसका मतलब वो डेटा काम करता है कि आपका टेस्ट क्या है, आपका मिजाज क्या है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, और उसके बाद वो ऐड शुरू हो जाता है, कंपनियों का खेल शुरू हो जाता है। तो हम आप इस चीज को रोक भी नहीं सकते। आपने कहा कि एक कानून के, सख्त कानून की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम जैसे मैच्योर नेशन में जब भी आप बात करेंगे कि लिबरल डेमोक्रेसी की बात करेंगे सर, हम अमेरिका नहीं हो सकते, लेकिन हम चाइना भी नहीं हो सकते। यही ब्यूटी है हमारी। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम उन चीजों को अपने हिसाब से खाने में रखेंगे कि ये आपको अच्छा लगेगा, आपके परसेप्शन में फिट बैठता है तो ये असली खबर है, और जो आपके परसेप्शन में नहीं है वो नकली खबर है। तो सर मेरा ये निवेदन है कि मैं इस पे आपका ध्यान चाहूंगा सर, कि आप देखिए किसान आंदोलन में आपको एक ध्यान लाना चाहूंगा सर, कि इसमें रिफॉर्मेशन है। ये उसी तरह का रिफॉर्मेशन है जिस तरह का रिफॉर्मेशन नरसिंह राव ने लाया था एक जमाने में। एक बड़ा बाजार उस किसानों के लिए लाने की बात हो रही है, जिसमें अभी भी लाखों किसानों की जरूरत है हमारे गांव में जो किसान हैं, लेकिन हमें वो नहीं बताया जा रहा है। आज परसेप्शन इसका बता दिया गया है ऐसे कि ये बताया गया है इसको कि इसमें सारे के सारे किसान जो है वो कॉर्पोरेट के सामने में उसका नौकर बन जाएंगे। तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया है। तो क्या मीडिया का इसमें रोल नहीं था? क्या मीडिया ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है? क्या सोशल मीडिया इतना हावी है कि सारे फेक और सारे नैरेटिव्स के बीच में मीडिया का जो अस्तित्व है इन सारे आंदोलन के बीच में खत्म सी हो गई है सर? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि ये नैरेटिव बनाने की बात बहुत सालों से चल रही है, आजादी के बाद से चल रही है, बात ठीक है। पर देखिए इसका असर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं था कि कुछ अंग्रेजी दा मीडिया था जो जड़ों से उखड़ा हुआ था
जो दिल्ली में बैठ करके अपना नैरेटिव रचता था, और वो बहुत कम लोगों के बीच में, खासकर इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच में रह जाता था, इसलिए उससे देश प्रभावित नहीं हो रहा था, उसका आम जनता पे बहुत असर नहीं पड़ रहा था। आप जैसे लोग जो पत्रकारिता में सक्रिय थे, जो अंग्रेजी अखबारों को देखते थे, उन पर यह असर था। अंग्रेजी अखबारों का कोई बहुत प्रसार नहीं था, आज भी अंग्रेजी अखबारों का कोई बहुत प्रसार नहीं है। आप देखेंगे हिंदुस्तान के टॉप 10 अखबारों में तो 9 अखबार तो हिंदी और भारतीय भाषाओं के अखबार हैं, पर उनका एक प्रभु वर्ग में उसका प्रचार था, तो आम जनता उससे प्रभावित नहीं होती थी, इसलिए वो एजेंडा सेटिंग उतनी ज्यादा गहरे तक नहीं जा रही थी। आज सोशल मीडिया के आने के बाद, आज जो है WWW के इमर्ज होने के बाद, जब से ये इंटरनेट की पत्रकारिता प्रारंभ हुई, उससे नैरेटिव नीचे गांव तक जा रहा है। वातावरण विषाक्त करने की जो है संभावनाएं बढ़ गई। पहले कुछ संख्या में लोग प्रभावित हुआ करते थे, आज बड़ी संख्या में उनको प्रभावित करना आसान है। आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों के अंदर बंद थे, वे अपना बहुत सारा समय इंटरनेट की बहुत सारी वेबसाइटों पर, खासकर सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहे थे। इस संदर्भ में अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को आप देखिए। वो रिपोर्ट हमको बताती है कि लॉकडाउन के बाद देश के लोग जो है सोशल मीडिया पर 87% से अधिक वक्त बिता रहे थे, लेकिन अभी यह वक्त बढ़कर 280 मिनट प्रतिदिन हो गया है। इसमें से ज्यादातर लोग फेसबुक देख रहे थे, व्हाट्सएप पर वक्त बिता रहे थे, ट्विटर पर वक्त बिता रहे थे। लगभग सारी दुनिया का यही हाल था। समय बिताने के लिए फिलहाल लोगों के पास अब यही सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी तरफ फर्जी खबरें चलाने वालों के लिए, एजेंडा सेटिंग करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था, जब वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकते थे। और आप स्वयं कह रहे हैं कि आज किसी भी बड़े मीडिया हाउस से बड़ा मीडिया हाउस फेसबुक है, उन सबसे बड़ा मीडिया हाउस ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़े बिग हाउस के रूप में तब्दील हो चुके हैं। बाजार तो ठीक है, पर इनके माध्यम से जो संदेश लोगों तक पहुंच रहा है वो बड़ा खतरनाक है। अब वो मुट्ठी भर जो अलीप थे, या मुट्ठी भर जो देश विरोधी विचार रखने वाले, या थोड़े से बहुत प्रोग्रेसिव जो लोग थे, अल्ट्रा लेफ्ट थे, वो अंग्रेजी अखबारों तक सिमटे हुए थे, आज उनकी घुसपैठ WWW पे हो गई है। तो इस तरह से वो देश के जनमन को बदलने का भी काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है, इसलिए हमको कहीं ना कहीं इसके लिए कोई ना कोई संस्थागत इंतजाम करना पड़ेगा, वरना इतने बड़े देश को इस तरह से चला पाना संभव नहीं। इसलिए मैं संस्थागत इंतजाम की बात कर रहा हूं, मैं इमरजेंसी लगाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपातकाल थोपने की बात नहीं कर रहा हूं, पर कहीं ना कहीं हमें जो है इसके संस्थागत इंतजाम खोजने पड़ेंगे, वरना आगे बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। सर, मैं ये आप ही के सवाल से, आप क्या इस जवाब से आपने बहुत क्लास कैसे आपने इस चीज को एनालाइज किया है, मैं उसमें ये देखना एक छोटा सा इशारा करना चाहूंगा सर, कि हम लोग जिस समय में टेलीविजन को अपने देखा उस समय की शुरुआत में, तो एक दौर था, आप पिछले 10-5 साल के पीछे की बात मैं कह रहा हूँ, हर चैनल ने अपना ब्रेकिंग न्यूज का एक बड़ा सा, एक छोटा, पहले टिकर से लेके और वो पूरा बिग ब्रेकिंग तक का आ गया। आज ये जमाना है कि ब्रेकिंग न्यूज का जो टेलीविजन के समाचार में, प्रिंट मीडिया में ये स्कोप खत्म हो गई ब्रेकिंग न्यूज का, क्योंकि उनका टाइम बहुत लंबा था, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आते ही उसने ब्रेकिंग न्यूज की अपनी एक पूरा सा एक ट्रेडिशन बना लिया। जो चैनल जितना ब्रेकिंग न्यूज कर रहा है, वो चैनल उतना ज्यादा टीआरपी लिया जाता उस दौर पे। एक दौर ये आया आज कि सर कोई भी चैनल आज की तारीख में ब्रेकिंग न्यूज कहने की कैपेसिटी में नहीं है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आज सोशल मीडिया के हाथ में है, ब्रेकिंग न्यूज आज ट्विटर के हाथ में है, फेसबुक के हाथ में, इंस्टाग्राम के हाथ में है, और लोगों के व्हाट्सएप से मैसेजिंग में है। तो क्या आज जो जर्नलिज्म मीडिया, जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म की बात हम कहते थे कि एक ब्रेकिंग न्यूज आई और खबर को बड़ा करते करते हम शाम तक उसको खबर बना लेते थे, आज जो है इतना टाइम का, जो स्लो टाइम का आपने कहा, और लोगों की जो क्यूरियोसिटी है, क्या खबर को वेरीफाई करने का, खबर को रिस्पेक्ट करने का, खबर का इम्पैक्ट जानने के बदले हम इस जल्दीबाजी में सब कुछ करते जा रहे हैं, और जो इसका इम्पैक्ट है वो हम देख नहीं पाते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि विनोद जी, कि जो मीडिया है उसका पूरा चरित्र बदल गया है। एक समय में, कुणाल साहब नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते कुणाल जी, नमस्कार 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 नमस्कार, आपका अभिनंदन सर। वेलकम कुणाल जी। तो थैंक यू सर। फर्स्ट माय अपॉलॉजीज सर, आई गॉट स्टक अप। नो इशू, अभी सब थोड़ा सा है, अभी तो लोग कहाँ फंसे होते हैं इस पूरे आंदोलन में, कहाँ फंस जाए, कहाँ से आ रहे हैं लोग, थोड़ा टफ हो गया है दिल्ली का। गुड़गांव से दिल्ली आ रहा था, तो बीच में देयर वर सम ट्रैफिक कंजेशंस बिकॉज ऑफ दिस एजिटेशन। तो चलिए, आपके दर्शन हुए। तो मैं कह रहा था आपसे विनोद जी कि एक पत्रकारिता का पूरा सिनेरियो बदल गया है। एक समय में जो एक हमारा दम्भ था पत्रकार होने का, कि हम इस शहर को बताएंगे कि सुबह क्या होगा अखबार से,
रेडियो, कुछ लोग रेडियो का बुलेटिन 30-40 लोग मिलकर रेडियो का बुलेटिन बना देते थे, हिंदुस्तान के लिए समाचार होता था। कुछ लोग मिल के टीवी का बुलेटिन बना देते थे, वही हिंदुस्तान सुनता और जानता था। आज वो चीज खत्म हो गई है। आज जो हम 3 चीजें पढ़ाते थे अपनी पुरानी किताबों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन, तो टू इन्फॉर्म वाला जो काम था वो तो हमारे हाथ से ले लिया गया। पत्रकार का जो पहला काम था इन्फॉर्म करना, वो तो हमारे हाथ से चला गया। हम इन्फॉर्म किसको करेंगे? ऑलरेडी लोग इन्फॉर्म्ड हैं, सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, तो एक बार नहीं पहुंचती, वो इन्फॉर्मेशन कई कई बार पहुंच चुकी होती है। तो सूचना देने का तो हमारा काम हमसे ले लिया गया। अब हमारे पास काम बच गया है टू एंटरटेन। तो एंटरटेनमेंट तो खूब मचा हुआ, देखिए आप, एंटरटेन ही हो रहा है सारा, सब लोग इंटरटेनमेंट पे लगे, बल्कि न्यूज चैनल भी अब इंफोटेनमेंट चैनल में तब्दील हो गए हैं। उनका जो चरित्र है उनको आप देख रहे हैं। इसके अब एक काम बच गया, टू एजुकेट, एक ही काम बचा है। वो जो टू एजुकेट का काम है वो बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और वो अखबार कर सकता है, टेलीविजन कर नहीं सकता। टेलीविजन कर ही नहीं सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता। टेलीविजन एक ड्रामे की जगह है सर, टेलीविजन पर ड्रामा रचना होता है, टेलीविजन की लिमिटेशंस है। टेलीविजन बड़े सीरियस नोट पर चल नहीं सकता, और जो सीरियस नोट पर चल रहा है जो टेलीविजन, उसकी टीआरपी देख लीजिए। खैर अभी टीआरपी इन दिनों नहीं आ रही है, पर बड़े जिनको हम अच्छा चैनल कहते हैं उनको देखता कौन है? हम अच्छा तो कहते हैं पर देखते अच्छे को नहीं है। ये हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा अपने आप में पाखंड पर्व चल रहा है। हम जिन चैनलों की आलोचना करते हैं सर्वाधिक समय उन्हीं पर व्यतीत करते हैं। जिनको हम बहुत अच्छा चैनल कहते हैं, कौन राज्यसभा चैनल देखता है जरा बताइए मेरे को? हिंदुस्तान क्या राज्यसभा चैनल देखता है? लोकसभा चैनल देखता है, डिस्कवरी चैनल देखता है, डीडी न्यूज देखता है? खबरें तो यही है, नहीं देखता। तो ये जो बात है कि आलोचना करना तो बड़ा आसान है। जिन अखबारों को हम आलोचना करते हैं ये कहते हैं कि उन्होंने भाषा भ्रष्ट कर दी, वो हिंदी की जगह इंग्लिश का उपयोग कर रहे हैं, सर्कुलेशन तो उन्हीं का सर्वाधिक है, देश के टॉप 10 अखबारों में जगह तो उन्हीं की है। जो अपने अखबार में एक पन्ना अंग्रेजी का लगा रहे हैं वो सबसे आगे, जो शीर्षक लगाते हैं स्टूडेंट्स ने हॉस्टल में सफाई को लेकर स्ट्राइक की, वही अखबार बिक रहे हैं। तो ये जो काम था कि भाषा सीख लो अखबार से, अब कौन सी भाषा सीख लें इस अखबार से आप बताइए? जहां पे हिंदी और अंग्रेजी की जो मिलावट है, इंग्लिश का जो खुलेआम इस्तेमाल है वो हो रहा है, उनसे कौन सी भाषा सीख सकते हैं? तो एजुकेट करने का जो काम था, संस्कार देने का जो काम था, वो भी अखबार ने अपने हाथ से छोड़ दिया है। उस काम पे अगर लौट आएंगे तो अखबार बच जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी भी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है जो अखबार नहीं पढ़ता, वो उस तक अखबार पहुंच सकता है, पर अखबार को एजुकेट करना पड़ेगा, अखबार को आना पड़ेगा एनालिसिस पे। खबर का काम चला गया, एनालिसिस पे आना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन पे आना पड़ेगा, और उसकी खबर को समझाने पे आना पड़ेगा। खबरों के पीछे छिपे अर्थों की तलाश करनी पड़ेगी, तभी अखबार जिंदा रहेगा, वरना अखबार जिंदा नहीं बचेगा। ये आपसे बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ। जी विनोद सर, मैं तो ये कहूंगा कि आपने अपने संक्षिप्त में, अपने ब्रीफ में जितना आपने समझाया है, मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन अगर दर्शकों को, हम जैसे नए पत्रकारों को और लोगों को, स्टूडेंट्स को मिले, तो मुझे लगता है कि कोई कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप जो एजुकेट बनाने का जो रोल कहा है, वो एजुकेट आपने तो 10 सेकंड 15 मिनट में जितना, 15 सेकंड में जितना किया है, वो लोगों को करने में महीनों लग जाएंगे। और इतना बढ़िया आपने बताया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि सर आपने बहुत तरीके से समझाया है कि डिफरेंस क्या आया है। और इसी डिफरेंस को लेके मैं आसिफ जी को पूछ रहा हूँ। आसिफ जी अभी बिहार के इलेक्शन कवर करके आए हैं, और बहुत मजबूती से इलेक्शन के नजदीक में रख के इन्होंने बिहार को समझा है। मुझे लगता है पहली बार इतना घुस के बिहार के इलेक्शन को इन्होंने देखा है। मैं था इनके अगल बगल में, लेकिन इनकी व्यस्तता के बीच में मैं कभी जा नहीं पाया था। तो सर, इस बार का जो बिहार का इलेक्शन है, मैं उस इलेक्शन को आपको एक थोड़ी सी एक झांकी उसको दिखाना चाहूंगा कि बिहार के इलेक्शन में इस बार अगर सबसे ज्यादा किसी ने अगर रोल प्ले किया है न्यू मीडिया में, तो सोशल मीडिया का ही रहा है। वहां आपके प्रिंट और आपके टेलीविजन का कोई असर नहीं था सर। तो चाहे जितना बड़ा बड़ा प्रोग्राम लोग कर लें, जितना बड़ा उसका इलेक्शन का तमाशा बना लें, कहीं किसी का नहीं चला जितना जोर वहां सोशल मीडिया का चला। मैं, आसिफ जी हमसे ज्यादा बताएंगे क्योंकि उन्होंने पूरा समय दिया है। तो आसिफ जी, मुझे लगा कि बिहार में जो 60% यूथ है जिनके हाथ में मोबाइल था और सोशल मीडिया का जो कैंपेन था, सोशल मीडिया का कैंपेन ने इस बार बिहार में लीड लिया, और ऐसे लीड लिया कि उसने बिहार में सारे ट्रेडिशनल जो मीडिया का रहा है टूल्स, अखबार से लेके, रेडियो से लेके, टेलीविजन से लेके, सबको पीछे छोड़ दिया था। एक ही इम्पैक्ट सोशल मीडिया का था। तो ये जादू जो है तो कितना चैलेंजिंग है
कि आप फेक न्यूज से और सोशल मीडिया के जो नैरेटिव्स हैं उसका काउंटर कर सकेगा मेन स्ट्रीम मीडिया? जी एकदम विनोद भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहले तो संजय सर को और आपको मेरा नमस्कार और तमाम लोगों को। सोशल मीडिया में देखिए, मुझे जो लगता है दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सोशल मीडिया के बारे में। दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप समझिए कि एक तरीके से जैसे अखबार प्रिंट है, टेलीविजन है, मगर सोशल मीडिया एक कंज्यूमर को आजादी देता है, वो आजाद फील करता है। देखिए आप एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, हम लोग तो यहाँ वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द बोर्ड, पत्रकार हैं और सर जो है वो तो गार्जियन है हम लोगों के। बट इफ यू सी इट फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, उसको एक आजादी है। आजादी कैसे है? देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन इन सोशल मीडिया। हमारा जो मीडिया है, टीवी, अखबार, ये क्या है? वन साइडेड कम्युनिकेशन है। बहुत सालों से लोगों पर एक बर्डन की तरह है कि आप अखबार में छाप दें, वही पढ़ना है, उसी पे चर्चा करना है कि आज फलानी जगह ये छपा, वो आपका बेस होता था डिस्कशन का। टीवी आया, टीवी में खबर आ गई, वही देखो, जो हम बता रहे हैं, एंकर बता रहा है वही सुनो, जो चार पैनलिस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उन्हीं के व्यू पॉइंट्स में घूमो। ये पहली बार सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दिया है वेयर द आम आदमी जो है वो भी पार्टिसिपेट करता है। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। आप अपनी रैली लाइव कर रहे हो, नीचे गाली दे रहा है आपको, वो अच्छा लिख रहा है, लोग लड़ रहे हैं वहां पर, वो उसका बाहर निकल रहा है, वो एक्सप्रेशन जो है इट इज मोर इंगेजिंग देन एनी अदर मीडिया। सोशल मीडिया इज वेरी इंगेजिंग बिकॉज इज अ टू वे कम्युनिकेशन। वो ये नहीं है कि चार ज्ञानी आदमी जो है लिख रहे हैं आर्टिकल और चार पत्रकार जो है टीवी पे कुछ बता रहे हैं लाइव कि आज प्रधानमंत्री आएंगे, ये बोलेंगे, ये होगा, वो होगा। वो तो देखते देखते आदमी थक चुका था। अब ये है कि आज अगर कोई लाइव हो रहा है प्रोग्राम, कोई आदमी कुछ अपनी चीजों के बारे में, स्कीम के बारे में बता रहा है, लोग एक्सप्रेस करते हैं, लोग बताते हैं, हाँ ना, लड़ते हैं। हालांकि उसका अदर साइड भी है दैट पीपल क्रॉस द लिमिट्स, वल्गर भी हो जाता है कई बार, और कई बार वो हो जाता है। बट उन चीजों को अगर अलग रखिए तो एक कितनी खूबसूरत चीज सोशल मीडिया ने प्रोवाइड कराई है दैट इट हैज एन ऑप्शन वेयर द पार्टिसिपेंट्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट। जो कंज्यूमर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अपने आप को एंगेज करते हैं, वो भी डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स डालते हैं। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, एक साइकोलॉजी सोशल मीडिया के बारे में समझिए। सोशल मीडिया जनरली, टीवी और अखबार क्या होता है, वो पब्लिक डोमेन की चीज है। जब आप टीवी देखते हैं, भले ही कमरे में अकेले हैं, मगर आप ये जानते हैं कि ये चीज जो है टीवी पे लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं, या घर में भी परिवार में 4 आदमी देख रहे हैं। सो इट इज नॉट अ पर्सनलाइज्ड थिंग। यू ऑलवेज इन साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि ये जो है एक मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम है। अखबार क्या है? मास कॉन्टेक्ट है। टेलीविजन एक मास है। सो आपके लिए वो पर्सनलाइज, कस्टमाइज नहीं है। आज जब अपने मोबाइल में कोई चीज, वही खबर पढ़ते हैं या कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं, आपके व्हाट्सएप पे आता है, वो आपको क्रेडिबल लगता है, आपको लगता है ये मेरे लिए है, केवल मैं ही जान रहा हूँ, मैं ही पढ़ पा रहा हूँ इसको एक्सक्लूसिव। अभी मैं नरेंद्र मोदी को लाइव अपने टीवी पे देख रहा हूँ तो लग रहा है कि उसकी साइकी अलग होती है, और जब आपने मोबाइल पे लाइव देख रहे होते हैं या उनका कोई स्पीच सुन रहे होते हैं, तो इट इज अ कम्युनिकेशन डायरेक्टली बिटवीन हिम एंड यू रिलेट टू इट इजिली देन कन्वेंशनल मीडिया। तो ये दो बहुत खूबसूरत चीजें सोशल मीडिया के बारे में है। एक तो आपको ये फ्रीडम देता है एक्सप्रेशन का, या एक्सप्रेस कर पाते हैं। दूसरा, ये कस्टमाइज और पर्सनलाइज साइकी, साइकोलॉजिकली कस्टमर को ये लगता है कि ये वेरी पर्सनलाइज्ड है, मेरे मोबाइल पे आया है ये चीज, ये खबर मेरे मोबाइल पे आई है, मैं ही पढ़ रहा हूँ इसको। और तो ये दो बहुत खूबसूरत चीज है। देखिए उसकी अदर साइड है, वो तो डिस्कस करेंगे, दैट इज बहुत अच्छा। बट दो बहुत खूबसूरत चीजें हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया बहुत तेजी से आप देखिए पॉपुलर हो रहा है। आपने सही कहा, पूरे बिहार चुनाव को नहीं, अब तो दुनिया में कहीं चुनाव हो रहा है। मुझे लग रहा है अफ्रीका में भी चुनाव हो रहे होंगे, तो सोशल मीडिया इसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रही होगी, आई एम वेरी श्योर। तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का जो चुनाव हो या कोई भी इस तरह का जो बड़ा ओकेजन होता है या बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें सोशल मीडिया को आज के समय में आप यू हैव टू, नाउ इट इज इन दिस न्यू वर्ल्ड, इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ सर, और बहुत तेजी से बढ़ने का कारण है। मैंने कहा मुझे बहुत बढ़िया। ये दो बड़े कारण मैं आशीष जी, आपने बहुत शानदार और बहुत नई चीज रखी है, और हम लोगों के इसमें नहीं था। हम लोग अभी काफी देर से डिस्कस कर रहे थे, और सर ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एनालाइज किया है चीजों को, कि हम लोग कहाँ मिसिंग पॉइंट है, और इसको बहुत तरीके से सर ने अभी तक, संजय जी ने समझाया है हम लोग को। और आपने एक नई चीज, एक पर्सपेक्टिव आपने इस रखा है इस हम लोगों की इस बहस में। मैं दोबारा फिर संजय जी से पूछना चाहूंगा कि सर, आपने अभी जो कहा कि हमने, मीडिया ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने
एक इंफॉर्मेशन का जो एक अपना दबदबा था उसका इनटू इन्फॉर्म, वो तो खो दिया, ब्रेकिंग वाला उसके गट से हट गया। उसके बाद जो एडुकेट वाला है उसको आसिफ जी खारिज कर रहे हैं कि अब लोगों का जो ये टू वे कम्युनिकेशन जो हुआ है उसमें एनालाइज करने का, और बिहार यूपी जैसे जहां प्रबुद्ध लोग हैं और पॉलिटिकली कॉन्शियस है, उनको कोई आदमी समझाए कि इसका मतलब ये होता है, उससे बेहतर वो समझा सकते हैं ग्राउंड पे। और बेहतर कभी राजनीतिक सूझबूझ भी अच्छी है, अब तो लगभग सब लोगों की है। तो इस हालत में अगर दो एलिमेंट, आपने तीन एलिमेंट बताया जो किसी मीडिया के लिए, किसी जर्नलिस्ट के लिए होता था कि उसकी प्रायोरिटी ये होती थी कि ये इनके बस की बात है, ये प्रोफेशनल है इसके लिए, तो उसका टू इन्फॉर्म वाला भी खत्म हो गया, टू एजुकेट वाला खत्म हो गया। और हमारा जो संस्कार अब हमने जो डेवलप किया है जर्नलिज्म में, उसमें हम पूरा अपने ज्ञान के सोर्स को गूगल मान लिए हैं। हम हर बात के लिए गूगल और विकिपीडिया ढूंढते हैं। गूगलिंग का तो इतना है कि हम एक छोटा छोटा स्पेलिंग भी गूगल से ही ढूंढते हैं, और हम एक छोटा इंफॉर्मेशन ही गूगल से ही ढूंढते हैं। सर, आप मीडिया स्कूल में लंबे अरसे से आपका ये रहा है, आप हमारे जैसे हजारों बच्चों को जर्नलिस्ट बनाया है। आज के लोग जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो आपने कहा ना कि इंफॉर्मेशन, हम जो इंफॉर्मेशन को एक पावर बनाते हैं, और हमारे पास पावर इंफॉर्मेशन ही है, उसके साथ नॉलेज भी जरूरी है। अगर हम बैकग्राउंड नहीं जानते हैं खबर का, अगर हम उसके सारे पृष्ठभूमि का हैपनिंग नहीं जानते हैं, इवेंट नहीं जानते हैं, तो हम खबर का जो अगला है उस चीज को देने का, जो लोगों को हम एनालाइज कर सके, बता सके, वो पावर हम खो देते हैं। ऐसी हालत में सर, मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने में कितना चैलेंज है कि गूगलिंग के अलावा वो अपना रिसर्च बेस और लाइब्रेरी के बेस को आगे बढ़ाए, जैसे पहले लोग करते थे। सर देखिए, मेरा मानना है कि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी अहमियत कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए खत्म नहीं होगी, देखिए सोशल मीडिया एंगेजिंग है, ठीक है, उसका एंगेजमेंट है और वो लोगों को रखती है, पर्सनल भी है, आप अपने कमरे में कहीं भी, टॉयलेट में कहीं भी लेके जाइए, जो चाहे करिए। पर एक जो सवाल ये है कि आपको एक कहीं ना कहीं जो नीड है आपकी इंफॉर्मेशन की या वास्तविक सूचनाओं की जो आपकी जरूरत है, वो कौन पूरा करेगा? वो मीडिया पूरा करेगा, और प्रशिक्षित लोग पूरा करेंगे। सोशल मीडिया पे जो लोग टहल रहे हैं या सोशल मीडिया पे जो लोग विचरण कर रहे हैं, वो प्रशिक्षित लोग नहीं है, वो पत्रकार नहीं है। पहली बात तो आप ये समझिए, वो एक तरह से जैसे आर्मी बनी हुई, ट्रोल आर्मी बनी हुई, तो कोई सी आर्मी बनी हुई है, वो लोग नहीं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि बहुत से लोग हैं जो रक्षा का काम करते हैं, एक गार्ड भी वो रक्षा का काम करता है, पर गार्ड पुलिस नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बंदूकें लेके घूम रहे हैं, पर वो फौज नहीं है। तो ये अराजक भीड़ है जो सोशल मीडिया पे घूम रही है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह नहीं ले सकती। आप ये समझिए, ये अराजक लोग हैं जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको लिखना आ गया, आपको हिंदी आ गई, आपको अंग्रेजी आ गई, आप कुछ लिखना सीख गए, आप पत्रकार हो जाएंगे। किस धोखे में आप? पत्रकार एक व्यवस्था है, पत्रकार एक अनुशासन है, पत्रकार एक सिस्टम है, एक सिस्टम के तहत काम करता है। पत्रकार के द्वारा लिखी गई चीज संपादित की जाती है। तो पत्रकार होना, संपादक होना, रिपोर्टर होना, ये एक व्यवस्था है, ये एक सिस्टम है। हम सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोग हैं, हम गुंडे नहीं है, मावाली नहीं है, हम कहीं भी कुछ भी कहने वाले लोग नहीं है। तो डेमोक्रेसी तो ठीक है कि लोकतंत्र आ गया, सूचना का लोकतंत्र आ गया, पर सूचना को देने के लिए अधिकृत कौन है? किसकी सूचना प्रामाणिक होगी, किसकी सूचना प्रामाणिक मानी जाएगी? तो इसलिए ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी अहमियत खत्म कभी नहीं होगी, इस बात को आप मानिए। लोग अखबारों को, टेलीविजन को या इस प्रकार के मीडिया को, या आप ये देखिए कि जब सोशल मीडिया के सब पहले वेब मीडिया आया, वेब जर्नलिज्म आया, तो वेब मीडिया में भी उन्हीं के पोर्टल लोकप्रिय हुए जो पहले से ही प्रिंट मीडिया में या टेलीविजन मीडिया में लोकप्रिय थे। आप जरा टॉप 10 लोकप्रिय वेबसाइट्स को उठा करके देखिए, किसकी वेबसाइट्स है? वो अमर उजाला की है, वो जागरण की है, वो मलयालम मनोरमा की है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की है, वो दैनिक भास्कर की है। क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि ये न्यूज के बिजनेस में थे, इनको न्यूज कैसे लिखनी इनको पता था, इनकी क्रेडिबिलिटी थी। तो न्यूज का जो बिजनेस है वो क्रेडिबिलिटी से चलता है, वो विश्वसनीयता से चलता है, वो प्रामाणिकता से चलता है। आप सोशल मीडिया पे लिख देंगे, लोग भरोसा नहीं करेंगे, वो जाके टाइम्स की साइट को कंफर्म करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट पे। ये मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। इसलिए ये जो व्यवसाय है, ये क्रेडिबिलिटी का व्यवसाय है। समस्या इतनी सी है कि अब जो है डिजिटल जो पारंपरिक मीडिया है, उसको मीडिया कन्वर्जेंस का सहारा लेकर के अन्य माध्यमों पर भी उपस्थित होना पड़ रहा है, क्योंकि अब वो अकेले अगर प्रिंट में है तो नहीं चलेगा। इसलिए जो बहुत बड़ा प्रिंट का हाउस है, उसका ई पेपर भी है, उसका पोर्टल भी है, उसकी वेबसाइट भी है, वो अब टेलीविजन पे भी है, वो अब रेडियो पर भी है, वो अब जो है धीरे से उसके मोबाइल ऐप भी आ गए हैं।
और वो आपको खबरें बता रहा है अनेक माध्यमों से। यानी मीडिया का कन्वर्जेंस करना पड़ा। अब मीडिया सिर्फ एक स्थान पर उपस्थित नहीं है, बहुत सारे स्थानों पर, हम कहते भी हैं जो दिखता वो बिकता है। इसलिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया को आप सिर्फ अखबार मत मानिए, पर उसकी जो पोर्टल है, उसकी जो वेबसाइट है, उसका जो मोबाइल ऐप है, वो किसके नाम पे चलता है, वो सालों से जो उसकी प्रतिष्ठा अर्जित की हुई है उसके आधार पर चल रहा है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए जो न्यूज इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, ध्यान रखिए आप, वो विश्वसनीयता और प्रामाणिकता से जुड़ा हुआ, उसके साथ एक लेगेसी जुड़ी हुई है। कोई भी आकर के पत्रकार बन जाए, कोई भी आके खबर देना शुरू कर देगा, उसको एंटरटेनमेंट के लिए तो हम देख लेंगे, उस पर भरोसा कभी नहीं करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बढ़िया सर, आपने एक उम्मीद जगाई है जो लेकिन मैं इस बात को थोड़े आसिफ जी से चर्चा करूंगा कि आसिफ जी जो एक पॉइंट लेके आए और वो सच में उस पॉइंट में एक असरदार जो इसमें बात ये है सर कि जो टू वे कम्युनिकेशन का की जो उन्होंने जिक्र किया। ठीक है, आपने प्रोफेशनलिज्म की बात की और आपने क्रेडिबिलिटी की बात की, और वाकई में ये क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म को कोई छीन नहीं सकता मीडिया से, ये उसका अपना एक कॉपीराइट है। और हमने जो ये 25 साल 30 साल इस मीडिया में, इस संघर्ष में और इस जीवन को लगाया है, तो यही तो हमारी पूंजी है कि हमारी एक क्रेडिबिलिटी है जब हम कुछ बात करते हैं। आशीष जी अपना एक लंबा टाइम लगाया है। आशीष जी इस दिल्ली शहर में ही बहुत बड़ा संघर्ष किया है अपने को साबित करने के लिए और अपने को इस मुकाम पे लाने के लिए। लेकिन आशीष जी इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि जितना इन्फॉर्म आज की नई पीढ़ी है उतना इन्फॉर्म हम लोग अपने दौर में नहीं होते थे। आप कल्पना कीजिए जब हम लोग स्टूडेंट रहे होंगे और हमारे पास इंफॉर्मेशन के इतने टूल्स नहीं थे, हम ज्यादा से ज्यादा अखबार पढ़ लेते थे, अखबार पढ़ते थे, घर में अखबार का आने का एक रहता था, परिपाटी थी और अखबार पढ़ लेते थे। लेकिन इतना इन्फॉर्म नहीं थे जितना इन्फॉर्म आज की पीढ़ी है, देश दुनिया परिस्थिति सब चीज से। हाँ, ये है कि उसमें दिक्कत क्या है कि उस इंफॉर्मेशन में अधकचरा ज्यादा भरा पड़ा है। उसके इंफॉर्मेशन में दिक्कत यह है कि उस इंफॉर्मेशन में वही फेक है, ज्यादा नैरेटिव्स है, और उसमें जो यूथ है हमारे, जिनके पास में जो आदान प्रदान है व्हाट्सएप से लेके ट्विटर से लेके और सारे चीजों को, उसके लिए लोग राय बना रहे हैं। तो आप बिहार के इसमें देखे होंगे इस इलेक्शन में कि बहुत तेजी से वहां लोग राय बनाते थे और अपनी राय बदलते थे, जो आपने देखा बिहार में सारे फेज के इलेक्शन में। तो क्या इस दौर में जो फेक न्यूज है और फेक न्यूज का एक प्रभावी भूमिका धीरे धीरे बनती जा रही है इन सारे चीजों में। अब तो कई पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी फेक न्यूज का अब सहारा ले रहे हैं अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने। कई बार देखते हैं, कहीं कह सकते हैं कि हड़बड़ी में एजेंसी भी जो है वो भी फेक न्यूज चला लेती है। तो क्या ये फेक न्यूज हमारे संस्कार में शामिल हो रहा है, या जिस बात को आप कह रहे थे कि कमर्शियल उसकी एक मजबूरी भी है, ये भी कोई चीज है? ऐसा क्या है ये फेक न्यूज का ढाल में? देखिए, एकदम संजय सर ने जो बातें बोली हैं बहुत ही एकदम देखिए मौलिक है और एकदम बहुत ही व्यवहारिक बातें, बहुत प्रैक्टिकल बातें जो इन्होंने बातें बोली थी, बहुत ही प्रैक्टिकल है कि सोशल मीडिया का और जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उनकी तुलना जो है वो नहीं हो सकती। वो तो एप्पल, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद पियर्स, वो वाली बात है। दोनों अलग अलग दुनिया है, इसलिए उनका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और इनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि सोशल मीडिया के आने से अखबार को या मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन को कोई खतरा नहीं है। दे आर ओनली गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट यू। वो आपके क्या है, आपको ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दिवा रहे हैं। सोशल मीडिया बेसिकली एक मीडियम है आप अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया को एक्सपेंड करने का। आपकी लिमिटेशन थी, मैं देखता हूँ जो जनसत्ता जितना छपके नहीं पढ़ता था, उससे ज्यादा जो है लोग उसको आजकल ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। एक अखबार एक समय इरेलेवेंट हो गया था, जनसत्ता छपने के लिए नहीं था, बट ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन में हमेशा देखता हूँ बहुत जनसत्ता की खबरें हमेशा ट्रोल होती रहती है। तो आपको ऐसे कई अखबारों को जो अच्छा कंटेंट दे सकते थे मगर उनके लिमिटेशंस थे, तो सोशल मीडिया ने तो एक प्लेटफॉर्म दिया कि जनसत्ता जैसा अखबार आज पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया के कारण फिर से। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आपको अखबार को या टेलीविजन चैनल्स को, अब आज तक को देखिए कितने अच्छे से उन्होंने एक्सपेंड किया, मोबाइल में ही अपना बिहार तक और ये वो उतने चैनल खोलते, कितना खर्चा आता, क्या आता। एक आज तक ब्रांड ने ही लगभग 10-12 ऑनलाइन चैनल्स खोल लिए। बिहार के जो रिपोर्टर्स हैं वो खबर भेजते हैं, आज तक में चल नहीं सकती है तो बिहार तक में चल जाती है, उतनी रीच होती है और उतना ही है। तो आपको तो क्या है कि बैठे बैठे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ने मुहैया करा दिया। जो हम लोग ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मीडिया के जो लोग हैं, अखबार के हैं, जैसा सर ने कहा कि जो
आपके इतने टाइम्स हैं, चाहे जो भी अलग अलग लोग हैं, उनके वेबसाइट्स हैं, उनके हिट्स देखिए, अमर उजाला है सब, तो आपको एडिशनल व्यूअर्स, एडिशनल रीडर्स आपको मुहैया करा रहा है। तो सोशल मीडिया तो यह है कि जो हमारे जैसे कन्वेंशनल मीडिया से जुड़े लोग हैं उनके लिए और अच्छा है कि कन्वेंशनल आपके दरवाजे खोल रहा है वो, और उन लोगों तक जहां तक आप नहीं पहुंच सकते थे वहां तक पहुंचने के लिए उसने आपको दरवाजे खोल दिए। तो वो हमारे दे आर नॉट आवर कंपिटिटर्स इन अ वे, दे आर ओनली गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट अस, वो हमारे को ऐड कर रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। एक एस्पेक्ट ये। दूसरा जो आपने बोला इंफॉर्मेशन का, कि इंफॉर्मेशन आज की जो पीढ़ी है बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है यार। ये मैं भी कहीं पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कहीं कुछ किसी का आर्टिकल या कोई कहीं मैंने कुछ पढ़ा था कि पिछले 10 साल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स ने जितना अपने आप को एक्सप्रेस किया है वो पिछले 1 लाख साल के अंदर नहीं कर पाए। इफ यू टेक कि पिछले 1 लाख साल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स ने मिलके जितना लिखा हो या जितना अपने आप को एक्सप्रेस किया हो, पहले दीवार पे लिखा करते थे हम, तो यदा कदा कोई लिखा करता था, गुफा में रहते थे, तो उस समय से जब से इंसान गुफा में रहता है तब से शुरू कीजिए जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को कुछ लिख विख के, उसके बाद से लेकर जो बना करता था, हम देखते हैं जो हमारे वेद लिखे गए थे, उन लोगों पर पेड़ के जो छाल पे लिखा जाता था वहां से लेकर और अखबार लिखने तक हाथ से कलम से लिखते थे, और उसके बाद हम लोग कंप्यूटर, उस दौर से लेकर और पूरे जोड़िएगा पिछले 10 साल के अंदर ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग we have expressed more ourselves than in what we have done in 1 lakh years. That is a data मैंने कहीं पढ़ रहा था किसी का। तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन पोर इन हो रहा है, लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, हर आदमी के अपने व्यूज हैं, हर आदमी लिख रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म्स पे लोग ब्लॉग्स हैं, आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जो जहां आ रहा है एक्सप्रेस कर रहा है, हर सेकंड करोड़ों लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं आशीष जी इतना है। अब जो तीसरा पॉइंट फेक न्यूज का, जो तीसरा पॉइंट है फेक न्यूज, जो आपने फेक न्यूज का पूछा था, जब इतना इंफॉर्मेशन देखिए पोर इन होगा, फेक न्यूज 2 तरह के, एक तो देखिए मेलाफाइड है, आपने कहा कि कई लोग ट्वीट भी कर देते हैं, ये वो गलती देखिए 2-3 तरह से, हम जिस प्रोफेशन में हैं वहां स्पीड भी एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं, कई फेक न्यूज, नॉट ऑल फेक न्यूज आर इंटेंशनल, नॉट ऑल, मुझे लगता है सारे फेक न्यूज इंटेंशनल नहीं होते हैं। खबर की जल्दबाजी में, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, और टाइमिंग का जो हमारा भी स्ट्रगल विद टाइम, कि हमारे मीडिया में हमारे साथ एक वो भी लिमिटेशन है, और अब आज अखबार को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है बिकॉज दे आर ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं है कि सुबह छपेगा, दे हैव टू पुट स्टोरी इमीडिएटली। तो अखबार भी स्ट्रगल कर रहा है टाइम से, आज के समय में टीवी भी स्ट्रगल कर रहा है, हम सब लोगों को कम्पीट करना है, जो टाइम का कंसेंट है, टाइम के कॉन्स्ट्रेंट है, उसके ऊपर हमें स्ट्रगल करना पड़ा। कई फेक न्यूज उस लिहाज से भी होती हैं, मुझे लगता है, जो अनइंटेंशनल होते हैं बट बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। बट एक जो सर ने बात बोली कि एक फेक न्यूज की फैक्ट्री चलती है, सो दैट इज देयर। सो वो जो ट्रोल आर्मीज हैं, जो अलग अलग आइडियोलॉजीज के जो जुड़े हुए फेक प्रोफाइल्स हैं, ये वो एक अपने आप में पूरा बिजनेस है, या वो अपने आप में एक पूरा फेक न्यूज का वही है। वहां पर मुझे लगता है कि उसके लिए 2 एस्पेक्ट है। एक तो आपको द लॉ हैज टू चेक इट, बिकॉज आप क्या है, फेक न्यूज के आधार पे पूरे सोशल मीडिया के इतने बड़े एक्सप्रेशन को, एंड द ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सप्रेसिंग सो मच, आप इसको नहीं रोक सकते, इट इज अनडेमोक्रेटिक। तो आशीष जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, मैं सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इस बीच में। मैं एक चीज, मैं प्रोफेसर साहब को सामने में इस चीज को रखूं, और हम लोग इस बात को, अभी हो सकता है कि मैं किस पॉइंट पे गलत भी हूँ, लेकिन आशीष जी ने जो एग्जाम्पल दिया है सर, और उन्होंने जो बताया है कि हम लोग जितना एक्सप्रेस कर पाए हैं इस देश, अभी इस सोशल मीडिया के आने के बाद, इससे पहले ऐसा कोई एक्सप्रेस नहीं हो पाया। मेरे हिसाब से ये भी एक तरह का नैरेटिव है, जो सोशल मीडिया अपने फेवर में, आज आप देखिए कि वेब से लेकर सोशल मीडिया पे जितने आर्टिकल लिखे गए हैं, आप उसको अगर सर चेक करें और उसको आप देखें, तो मैक्सिमम आर्टिकल आपको उसमें लगेंगे जो एक मार्केटिंग और सेल्स का हिस्सा है, जो सोशल मीडिया को पॉपुलराइज करता है इस तरीके से, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो लगता है कि सबसे बड़ा एक एजेंट बन गया हो, जो आज तक प्रिंट ने कभी काम ना किया हो, जो आज तक टेलीविजन ने कभी काम ना किया हो, वो काम सोशल मीडिया के बारे में दिखाया जाता है। चैंपियन है, डेमोक्रेसी के चैंपियन है, ये जो सोशल प्राइजिंग है उसके चैंपियन है, लेकिन दरअसल ये भी एक एडवर्टीजमेंट का एक हिस्सा है।
ये भी एक व्यवसाय का हिस्सा है, जो हमारे सारे जो सोचने की समझने की जो चीजें हैं, हमारे यूथ को लाने की चीजें हैं। आपको मैंने पहले बताया था सर, एक डेटा से, एक सर्वे से, कि कितना डेटा का सोशल मीडिया जो डेटा इकट्ठा करता है उसका एड एजेंसी कितना यूज करता है। सर मैं आपसे मेरा सवाल है सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ। विनोद जी, मेरा मेरा मानना है कि हम उस जो बात कुणाल कह रहे हैं उसको हमने गलत संदर्भ में समझा है। कुणाल ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान या दुनिया के लोगों को इतना अधिक अभिव्यक्ति का अवसर कभी मिला ही नहीं। आप 2014 में जो प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री ने रजत शर्मा जी को, उसमें उन्होंने कहा कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हिंदुस्तान के लोगों की क्रिएटिविटी का पता ही नहीं चलता। आप देखिए कितने सारे फोटोग्राफ्स, कितनी सारी कविताएं, कितनी सारी निजी बातें, कितने सारे निजी पल, कितनी सारी निजी बातें जो डायरियों में रह जाती सर, कभी निकल के नहीं आती, क्योंकि मौका नहीं था। एक अखबार का संपादक होता था, अखबार के संपादक तक जाने की हमारी हैसियत नहीं होती थी, आम हिंदुस्तानी उस तक जा नहीं सकता था। वो अखबार का संपादक क्या छापेगा क्या नहीं छापेगा वो तय करेगा। तो कोई स्पेस नहीं था, कहाँ छपते लोग, लघु पत्रिका में थोड़ा लिखते थे, ये इस बात से कहता है दो राय, एक मंच उनको मिला, लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मंच मिला। वो अच्छी कविता लिखते हैं, बुरी कविता लिखते हैं, खराब कहानी लिखते हैं, अच्छी कहानी लिखते हैं, वो अलग बात है। वो जो भी कह रहे थे, क्योंकि वहां कोई एडिटर नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, जिसके मन में जो आया। चाइना गेट फिल्म में हमारे मित्र मुकेश तिवारी जी डाकैत बने, वो कहते मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता मार के खाया। तो जिसके मन में जो आया लिख रहा है, संपादन नहीं है ना यहाँ पर, संपादन भले ही वो चुटकुला है ना। जैसे मानो एक फोटोग्राफर है, वो 10 फोटो खींच के लाता था, मैं अखबार का संपादक था, 10 फोटो खींच के लाया, मैंने उसके 9 फोटो किनारे कर दिए, हमने कहा बकवास है तुम्हारे फोटो, नहीं छपेंगे। एक फोटो लेता था मैं, ठीक है, वो अपने 9 फोटो जाकर के अपनी वेबसाइट पर डाल देगा। आज वो जाकर के ट्विटर पे फोटो डाल देगा कि देखिए मेरे इतने सुंदर फोटोग्राफ, और ये मूर्ख संपादक कह रहा है कि ये फोटो अच्छे नहीं है। आप तय करिए फोटो खराब है कि अच्छा है, जनता तय करे। तो आपने देखिए कि लोगों ने अभिव्यक्ति तो की है। हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी हो रही है, मैं एक फोटोग्राफर बुलाने की मेरी हैसियत नहीं है, तो मैं पार्टी करता था, केक काट के रह जाता था। आज मेरे हाथ में कैमरा आया, मैंने फोटो खींची, उस केक की फोटो खींची, केक खाते फोटो खींची, केक आपके गांव में घिसते फोटो खींची, 3 फोटो मैंने लगाए, और सब लोग वाह वाह कर रहे हैं। मैं समोसा खा रहा हूँ, अरे भाई तुम समोसा खा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे खानदान में पहली बार तुम समोसा खा रहे हो। पर उस समोसे को मैंने लगाया चटनी के साथ और किया, तो विनोद जी कह रहे हैं मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। पता चला कि किसी अच्छे विचार पर तो लाइक नहीं आ रहे हैं, पर समोसे पर लाइक पे लाइक आ रहे हैं और कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं। तो ये जो चीज हुई ना, जो जिस बात की बात कुणाल जी कह रहे हैं, एंगेजिंग मीडिया है, जिसमें आपके सब लोग एंगेज हो जाते हैं, आपके रिश्तेदार, नातेदार, परिवार, सब लोग। तो ये अभिव्यक्ति है ना भाई, ये अभिव्यक्ति है, तो अभिव्यक्ति का मौका मिला लोगों को। जितने चुटकुले रचे गए सर, अगर आप बताइए कि हमारे नेताओं के बारे में जितने चुटकुले बने, इतने चुटकुले कभी बने थे क्या? कभी नहीं। एक कार्टूनिस्ट नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, वो अखबार के अंदर एक कार्टून बनाता था, एक दिन में एक कार्टून छपता था। आज रोज कितने सारे कार्टून बनते हैं, कितने सारे कार्टून पब्लिक होते हैं, रोज कितने चुटकुले गढ़े बनाए जाते हैं, कितनी आज लग रहा है कि हिंदुस्तान में कितने प्रज्ञावान लोग हैं, कितनी सारी बातें करते हैं। इन लोगों को मौका नहीं मिलता। अभिव्यक्ति जो थी, अभिव्यक्ति बहुत सीमित लोगों तक थी। अखबार के अंदर बैठा हुआ आदमी, रेडियो के अंदर बैठा आदमी, टेलीविजन के अंदर बैठा आदमी, वो अभिव्यक्ति कर सकता था। कभी साहित्यकार, पत्रकार व्यक्ति करते थे, अभिव्यक्ति सीमित थी। अब हर व्यक्ति जो है कम्युनिकेटर है। अब मैं पत्रकार नहीं कह रहा हूं सर, मैं विनोद जी बिल्कुल पत्रकार नहीं कह रहा हूं, वो कम्युनिकेटर है, संप्रेषक है। वो हर व्यक्ति आज की तारीख में संप्रेषक है। इसमें कतई दो राय नहीं है, और मैं आशीष जी की बात से सहमत हूं कि सोशल मीडिया ने, अगर आप नहीं लाइक करेंगे विनोद जी, आप नहीं लाइक करेंगे, मैं सबसे पहले खुद अपनी पोस्ट को लाइक करूंगा, देखता हूं कि आप मेरा क्या निकालोगे। जब कोई लाइक नहीं करता तो मैं अपनी पोस्ट को खुद लाइक करता हूं। तो ये सोशल मीडिया पर बना है, दो राय नहीं है, ये जो हिंदुस्तान सोशल मीडिया पर बना है, इस हिंदुस्तान को हम कह सकते हैं ये अपनी अदा पर फिदा है। ये आत्मबुद्ध किस्म का जो समाज है, ये अपने आप पर फिदा है, अपनी रचनाओं पर फिदा है, अपनी कहानियों पर फिदा है, अपनी अभिव्यक्ति पर फिदा है। इसको किसी के स्वीकृति और किसी संपादक की मदद नहीं है, किसी जरूरत नहीं है। मैं करूंगा, मैं फिर वो कहूँ जो मुकेश तिवारी कहते हैं, मैंने कुत्ता मार के खाया।
बहुत अच्छे से आपने पुटअप किया सर ये बहुत बढ़िया, ये सबसे कमाल था आपका। लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा था, सिर्फ एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाह रहा था कि सर इतना बढ़िया अभिव्यक्ति का ये प्लेटफॉर्म है कि मुझे लगता है कि अपने आसपास जो अपने बच्चों से लेके और ये क्रिएटिविटी जो दिखाया है आज इस लॉकडाउन के समय में, जो बच्चों का जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ और हम लोगों ने इसी टेलीविजन में उन बच्चों को जो क्रिएटिविटी है उसको लाने की कोशिश की, तो कमाल का काम किया है इसमें बच्चों ने। कमाल माने हर चीज में, चाहे आप स्वच्छ भारत के कैंपेनिंग की बात हो या वाटर कंजर्वेशन की बात हो, इस बच्चों ने कमाल कमाल का आइडिया रखा है दुनिया के सामने में और बहुत शानदार है। लेकिन मैं जब आप हमारा आज पे जब हम आते हैं तो विषय हमारा फेक न्यूज आ जाता है। लेकिन इसी सोशल मीडिया की क्रिएटिविटी पे देखिए कि जब से ये कोविड के समय में कोविड के का एसओपी से लेके आज वैक्सीनेशन तक के प्रोसेस में जो ही सोशल मीडिया का जो पूरा का पूरा फेक न्यूज का एक कैंपेन है उसने बहुत नुकसान किया है। आप हिंदुस्तान में ही देख लीजिए कि जैसे ही लगातार सोशल मीडिया में व्हाट्सएप से लेके और इनमें चीजों को फैलाया गया, बाद में अब वैक्सीनेशन का एक आ रहा है, अब आप देखिए इसके लिए कितने फेक न्यूज गढ़े जा रहे हैं। तो मेरा आज का जो हम लोगों का सवाल है वो सीरियसनेस का है, वो क्रेडिबिलिटी का है। जो बात आपने कही कि हम किस पे यकीन करें, क्योंकि हर आदमी एक डॉक्टर बना हुआ है, हर आदमी एक चिकित्सक बना हुआ है, हर आदमी एक्सपर्ट बना हुआ है। वो नुकसान है, वो लोग सजेस्ट कर रहा है क्या फायदे हैं और लोग उससे अपनी राय बना रहे हैं। तो ये जो चैलेंजिंग है सर, ये कितना बड़ा चैलेंज है, जिस चैलेंज के लिए क्या मेन स्ट्रीम मीडिया या आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो मीडिया के स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, मुझे लगता है इस प्रश्न के लिए सबसे सुपात्र कुणाल जी हैं। आप कुणाल जी बताइए इस प्रश्न के बारे में। मुझे लगता है आप प्रैक्टिसिंग व्यक्ति, आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे इसको। सर देखिए, हम लोग तीनों आदमी जो यहाँ हैं या कोई जो लोग बाकी लोग जुड़े होंगे ऑनलाइन, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि सोशल मीडिया के हम लोग जो इतनी देर से बोल रहे थे वो एक साइड है उसका, जो हम लोग वी वर टॉकिंग ऑफ द अदर साइड ऑफ इट, ये वो। बट कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि सोशल मीडिया के साथ जो चैलेंजेस आए हैं दे आर इक्वली सीरियस। मतलब कोई भी जो सेंसिबल आदमी होगा थोड़ा भी, वो कोई नहीं इस बात से इनकार करेगा कि बहुत सीरियस चैलेंजेस। आपने विनोद भाई बहुत गंभीर मामला उठाया है और हम लोग हंस रहे थे पिछले इश्यूज पे, दैट वाज द अदर साइड ऑफ सोशल मीडिया। बट ये सही है कि फॉर आवर एग्जिस्टेंस, मतलब ये इतना सीरियस चैलेंजेस सोशल मीडिया उसके साथ जो आती हैं, चाहे वो फेक न्यूज हो या इस तरह के, और फेक न्यूज से अलावा कुछ ऐसे न्यूज जो कि बहुत रियल लगते हैं, मतलब इतने तरह तरह के क्रिएटिव चीजें हैं कि आप मतलब पता ही नहीं चलेगा फेक और रियल के बीच का, वो भी खत्म कर दिया है। मतलब बड़ा ऑड है, मतलब बहुत सीरियस है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बार बार हम देख रहे हैं किस तरीके से र्यूमर्स, मॉन्गरिंग और इन सब तमाम चीजों का इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए होता है। मुझे लगता है, देखिए क्या होगा, मुझे लगता है क्योंकि देखिए कोई नया मीडिया जब आता है, कोई भी नया मीडिया आता है तो उसका एक एक्सपेरिमेंट का दौर होता है। किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी चीज को देखिए सेटल होने में समय लगता है। वी आर एज अ कंज्यूमर्स ऑफ सोशल मीडिया, हम लोग अभी किड्स हैं, वी आर एकदम, हम लोग अभी तो समझिए कि एकदम पालने में पड़े हुए लोग हैं। जो सोशल मीडिया का जो दौर है वो उस तरीके से है। तो अभी जैसे बच्चा खेलता है वैसे खेल रहे हैं हम लोग उसके साथ, लगभग वो स्टेज है। क्योंकि कितना साल पुराना होगा, 5 होगा, 10 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो किसी इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड 2014 में फेसबुक आई ना, 2014 में फेसबुक आई ना, कोई मान लीजिए 2014 को अगर मान लीजिए बेस, 2015 को, 2012 को, 7, 8, 10 साल मैक्सिमम। 10 साल एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस में 10 साल का जो पीरियड है वो तो क्या है कि समझिए तिनके के बराबर है, समुद्र में एक बूंद के बराबर है। मुझे लार्जली लगता है कि चैलेंजेस अभी हैं। इन लॉन्ग रन एज वी लर्न टू लिव विथ इट, things will slowly start settling down। आज के समय में जो मुझे लगता है, प्रॉब्लम्स तो सबको पता है, सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। जो मुझे लगता है सॉल्यूशन हमारी कम्युनिटी की तरफ से ये है, द कन्वेंशनल मीडिया नाउ हैज टू टेक द रोल, बिकॉज वो इन मीडिया के बराबर हमारा प्रेजेंस भी आज के समय में हो गया। हमारा चैनल है, हमारे अखबार हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया में इक्वल नंबर्स में हैं। ऐसा नहीं है जो र्यूमर मॉन्गर्स हैं
या जो इस तरह का फेक न्यूज चलाने वाले हैं उनसे कम हमारा प्रेजेंस तो नहीं है। जो सर ने बात कही थी कि हम सब ज्वाइंटली, सारे हिंदी अखबार, सारे वनरेबल जो वर्नाकुलर्स अखबार हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, हम सारे टीवी चैनल्स, हम सबका प्रेजेंस है अपना अपना, हमें लोग क्रेडिबिलिटी से देखते हैं। वी हैव टू इंश्योर आवर रोल नाउ। उन सबको जितने वो हैं उनसे ज्यादा हम हैं सोशल मीडिया में। अगर हम ज्वाइंटली सब कुछ देखें, सारे अखबार, मैं बहुत बढ़िया। अब आसिफ जी, मैं सर से कहना चाहूंगा कि अब हमारे पास टाइम नहीं है और हमने अब बहुत देर से सर को बैठा रखा है। बात बोल रहे थे कि अपनी क्रेडिबिलिटी से हम उस दौर में नहीं जाए जब हम ब्रेकिंग न्यूज थे। अब वो दुनिया चली गई है ब्रेकिंग न्यूज से आगे जाके। हमें अपनी क्रेडिबिलिटी आज ज्यादा बनानी है। आज हमें अपनी क्रेडिबिलिटी शो ज्यादा करनी है, क्योंकि उस समय अल्टरनेट नहीं था। आज इंफॉर्मेशन का अल्टरनेट है। आज हमें अपने आप को ज्यादा प्रूव करना है इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, ताकि लोग कहें कि नहीं, ये सब जो है, देखिए ये अखबार है, ये पंजाब केसरी है, ये दैनिक जागरण है, ये अमर उजाला है, यहाँ मैंने पढ़ा है। मैं आसिफ जी मैं इस चीज को थोड़ा सा, इसमें मुझे डाउट है। आपने जो कहा है ना कि हम इसलिए डाउट कह रहे हैं कि का जो दौर है, उस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारी कोई सीमा किसी एक सरहद से और एक जगह से ये नहीं है। हम जो है खबर के मामले में अमेरिका के खबर से भी प्रभावित होते हैं। हम अपने बॉर्डर पे, लद्दाख के बॉर्डर पे जो चल रहा है उससे भी प्रभावित होते हैं। हम गल्फ में जो चल रहा है उससे भी प्रभावित होते हैं। पाकिस्तान में जो चल रहा है उससे भी प्रभावित होते हैं। हम हर जगह के चीजों से प्रभावित होते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है और हम कनेक्टेड है। और जब आप मेट्रोज की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे अलग अलग तरह के लोग हैं जिनका हर खबर से अपना अपना सरोकार है और उस खबर पे अपना रिएक्ट करते हैं। मैं प्रोफेसर साहब से जानना चाहूंगा कि सर, फैक्ट चेकर के मामले में तो हम काफी डेवलप अभी कर रहे हैं। गूगल ने भी कई तरह के फैक्ट चेकर लगाए हैं, लेकिन उसके लिमिटेशंस है और उस लिमिटेशंस के बाद में प्रायोरिटी है कि फैक्ट चेकर को लेके जो एजेंडा है वो एजेंडा सबसे इंपॉर्टेंट है। कि एजेंडा जो है वो किस खबर को आपको नैरेटिव्स बताएगा, किस खबर को गलत बताएगा, किस खबर को सही बताएगा, और किसी खबर को एकदम फैक्ट चेक कहेगा कि ये एकदम एब्सोल्युटली राइट है। लेकिन तब तक वो खेल कर चुका होता है जो उसको खेल करना होता है। इस हालत में चैलेंज जो सबसे बड़ी चीज है इंफॉर्मेशन का और शेयरिंग का सर, कि इंफॉर्मेशन के लिए हर आदमी में अकुलाहट है और स्पीड इतना है। पहले जो आप, जैसे आपने कहा कि एक खबर को पढ़ने के लिए 12 घंटे का इंतजार करना पड़ता था अखबार में, आज तो 5 सेकंड के बाद वो खबर आपके सामने में है। इस स्पीड में और इस तरह की चीजें जो फेक न्यूज का जो एक दौर है, उस दौर में समाज की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों प्रोफेशनल्स की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तय हो सके, ये लास्ट सवाल आपसे है सर। विनोद जी, मेरा ये मानना है कि जब इतने सालों से आपने दबा के रखा, इतने सालों से आपने मुंह बंद करके रखा, ऐसा बोलने नहीं दिया, कुछ लोग ही बोलते थे, वही तय करते थे हिंदुस्तान क्या सुनेगा, वही तय करते थे हिंदुस्तान को क्या पढ़ना चाहिए, वही तय करते थे खबर क्या छपेगी। तो जब इतने सालों से आपने डब्बा बंद करके रखा है, अब कुकर जो है फट गया है, तो ये जो दाल के छींटे हैं ये पूरे आसमान तक बिखरेंगे, शायद छत फाड़ के भी निकल जाए। तो ये एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता लोगों को मिली है, उसको रियल में हिंदुस्तान अब अनुभव कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, उसका उपभोग कर रहा है। अब मैं महात्मा गांधी तो हूं नहीं, पर मैं महात्मा गांधी के ने 3 बंदर बनाए महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी ने कहा अपने बंदरों के माध्यम से कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो। मैं आज आपको एक डिजिटल सत्याग्रह बताना चाहता हूं कि डिजिटल सत्याग्रह क्या है, कैसे ये गंदगी या कैसे ये जो थोड़ी बहुत बुराइयां दिख रही हैं वो दूर हो सकती है। क्योंकि देखिए समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है तो केवल अमृत अमृत नहीं निकलेगा, विष भी निकलेगा। और हमारे पास शिव कौन है? तो शिव तो है नहीं, तो थोड़ा सा जहर और थोड़ा अमृत दोनों हमें मिलेगा। मैं आज डिजिटल सत्याग्रह का आपको संदेश देना चाहता हूं, बुरा मत टाइप करो, पहला बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो और बुरा मत शेयर करो। मुझे लगता है अगर हम बुरा टाइप नहीं करेंगे, बुरा लाइक नहीं करेंगे, बुरा शेयर नहीं करेंगे, तो फेक न्यूज, हेट न्यूज और एजेंडा सेटिंग की जो बीमारी है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। और हमें लगता है कि इसलिए हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर आज बात शुरू हुई है मीडिया लिटरेसी की। मीडिया लिटरेसी का मतलब मीडिया साक्षरता, कि हम मीडिया का इस्तेमाल करना सीखे। हमारी सरकार ने स्वयं केंद्रीय जो विद्यालय हैं उनमें जो है 10+2 और 10वीं 12वीं में इसका मीडिया की जानकारी का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। फिनलैंड जो सबसे अच्छे स्कूलिंग वाला देश है,
सबसे अच्छे स्कूल फिनलैंड के अंदर हैं, वहां पर मीडिया लिटरेसी को, मीडिया की पढ़ाई को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। ये जो खबरों की जो मारामारी हो रही है, इतनी सारी खबरें हमारे पास हैं, इसमें असली खबर कौन है वो चुनने की हमें जो है क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए आज साक्षरता के साथ साथ मीडिया साक्षरता भी बढ़ाने की जरूरत है। मीडिया साक्षरता के बिना इस घटाटोप से हम निकल नहीं सकते। इसलिए आज हमें अपने समाज को मीडिया साक्षर बनाने की आवश्यकता है। मीडिया साक्षर समाज ही इस देश को आगे लेकर के जा सकता है। पूरी दुनिया के अंदर आज मीडिया लिटरेसी पर बड़ी गंभीर बहसें हो रही है, बड़े गंभीर रिसर्च पेपर्स आए हैं, उन्हें हमें देखना चाहिए और कैसे हम अपने समाज को मीडिया लिटरेट बना सकते हैं। मीडिया से भागने की जरूरत नहीं है, मीडिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो नुकसान की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इसलिए मीडिया का गला हम नहीं दबा सकते, इस सोशल मीडिया से हम पार नहीं जा सकते। एक जमाने में हमारे घरों के बच्चे बहनें जब फिल्में देखने जाया करती थी तो उस जमाने में माता पिता फिल्म देखने को बुरा मानते थे। जब टेलीविजन आया तो टेलीविजन देखने को बुरा मानते थे। एक जमाने में लिटरेचर जब किताबें छप के आई तो उपन्यास और साहित्य पढ़ने को भी घर के अंदर बुरा माना जाता था। आज वही पिता और वही माता कह रहे हैं, बेटा आप जो है मोबाइल मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, टेलीविजन पर देखो, बड़ी स्क्रीन पर देखो। तो समय बदल रहा है, सब बदल रहे हैं, तो ये समय का माध्यम है। आज हमको सोशल मीडिया बड़ा बुरा लग रहा है, इतना ही बुरा कभी बड़ा पर्दा था, इतना ही बुरा कभी टेलीविजन था, आज बेचारा टेलीविजन बड़ा अच्छा हो गया, आज वो जो फिल्में बड़ी अच्छी हो गई, आज अखबार बड़े अच्छे हो गए, आज लिटरेचर पढ़ना बड़े काम की बात हो गई। एक जमाने में यही तक कविता कहानी मत लिखो, बर्बाद हो जाओगे, कुछ तो अच्छी चीजें पढ़ो, कविता लिखने की उम्र नहीं अभी तुम्हारी। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये समय के माध्यम है। एक समय में उपन्यास पढ़ने पे डांट पड़ती थी, सिनेमा देखने पे डांट पड़ती थी, टीवी देखने पे डांट पड़ती थी। आज बच्चों से कहा जा रहा बेटा मोबाइल कम देखो ना, बड़ी स्क्रीन पे देख लो, आंख खराब हो जाएगी बेटा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्या दिन भर उंगलियां घिसते रहते हो, उंगलियां का सेंस खत्म हो जाएगा, उंगलियों का, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, खोपड़ा खराब हो जाएगा। धीरे धीरे हम इस मोबाइल के साथ भी अभ्यस्त हो जाएंगे, अपने आप हमारा समय इस पे कम हो जाएगा। आज जरूर हम 104 111 बार अपने मोबाइल का स्क्रीन घिस रहे हैं, धीरे धीरे इसको घिसना बंद कर देंगे, अपने आप अनुशासन आएगा। इसी को मीडिया लिटरेसी कहते हैं। जब हम मीडिया का सतर्क और सही इस्तेमाल सीख जाते हैं, वह मीडिया लिटरेसी। मीडिया हमको इस्तेमाल कर रहा है या हम मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझ पैदा करना कि सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हमने अपनी एक पोस्ट लिखी पर हमने पूरे 12 घंटे उस पर लगा दिए, ऐसा नहीं। हमने पोस्ट तो 120 लिखी पर मैं 1 घंटे सिर्फ उस पर रहा, बाकी लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, मैं नहीं जाता। या जो बुद्धिमान लोग हैं आप देखिए, वो नहीं जाते सोशल मीडिया पर, उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट देखने के लिए आदमी रखा हुआ है, वो उनका सोशल मीडिया देखता है, वो स्वयं नहीं देखते। कोई बुद्धिमान आदमी जो है सोशल मीडिया पर नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नमस्कार। सर बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है कि ये सब आपने इतना कमाल किया है कि हम लोगों को एक सूत्र दिया है अपने इस प्रोग्राम में। और हम आसिफ जी माफी इसलिए चाहूंगा कि हम लोग 1 घंटा सर को रोक चुके हैं और काफी समय हमने लिया है, और बहुत आज आप अपने डिस्कशन में, इस अपने चर्चा में हम लोगों ने बहुत नई चीज आपके द्वारा और सर के से सुना है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान की सत्ता में मीडिया का और कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का कोई संवैधानिक कोई धारा और कोई पावर हमें नहीं मिला है जिसके बदौलत हम अपने को जर्नलिस्ट मान लेते हैं। ये आम लोगों का जो दिया हुआ मौलिक स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, वो उसी अधिकार को प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें हमारा सेल्फ रेगुलेशन है और एक जिम्मेदारी। तो आज ये सारे मीडिया के बन के जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं, जो हमारे यूथ हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जिस तरह से सर ने बताया कि वो जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी उसी तरह का जो हम एक सेल्फ रेगुलेशन अपने में डाला हुआ है, और हम इस चीज को समझते हैं कि हमारा लिमिटेशन क्या है। ये संविधान ने जितना बोलने का, जानने का और जो अधिकार हमको दिया है, वही अधिकार आम आदमी नागरिक को है। उसमें हमारे और उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमें जिम्मेदारी के साथ हम कभी लिखते हैं, कभी हम पढ़ते हैं, तो उसमें अपने उस जिम्मेदारी की बात करते हैं। वही जिम्मेदारी जिस दिन सोशल मीडिया पे आ जाए, तो मुझे लगता है कि जो आसिफ जी ने कहा कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप सबके सामने जो है डिजिटल सत्याग्रह की बात की। बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो, बहुत बढ़िया, ये सारी समस्याओं का हल है। बहुत शानदार। मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी को, जो भी हमारे बच्चे हैं और जो हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं, उनको आपकी इस बात को आज सुनना चाहिए और बार बार इसको समझना चाहिए
कि हमारी एक जिम्मेदारी है जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं और अपने क्रिएटिविटी को लाते हैं। ये क्रिएटिविटी का जो संसार है पूरे दुनिया में उनको एक्सेस दिया है, तो दुनिया में जब आपको एक्सेस मिला है तो आप इसका सम्मान कीजिए। आप तमाम लोगों का, आप हमारे साथ आए हुए संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका प्रोफेसर साहब, आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हम लोगों का सुना। लेकिन जाते जाते एक निवेदन जरूर कहूंगा कि जो डिजिटल सत्याग्रह की बात सर ने कही है, हम उसका अक्षरशः पालन करें तो इस देश की जो डेमोक्रेसी है, इस देश का जो सम्मान है वो भी बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।